प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की मुख्य पुस्तक आरोह भाग 2 की जो पहली कविता है आत्म परिचय, उसी के बचे हुए शेष काव्यांश के 2 भागों को हम पढ़ेंगे। आज जो 2 काव्यांश पढ़ेंगे वो छोटे छोटे काव्यांश हैं। तो पहला जो काव्यांश है बच्चों, उस काव्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन अपने बारे में और इस संसार के बारे में अपने संबंधों की व्याख्या करता है। अर्थात कवि कहता है कि उसका इस संसार से कोई संबंध नहीं है। कहने का मतलब यह है, कवि अपने लिए ये कहता मेरे जीने का तरीका अलग है और इस संसार के जीने का तरीका अलग है। पहले काव्यांश में जो बताया गया इसका सार मैंने हल्का सा या शॉर्ट में आपको बताया। ठीक इसी प्रकार जो दूसरा काव्यांश है उसमें कवि ने अपने मन में जो किसी की याद छिपी हुई है, जो कवि को मन से चाहते हैं, उस अज्ञात प्रेमी की थोड़ी सी चर्चा की है कि उसकी जब याद आती है तो कवि के आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन उन आंसुओं में भी कवि के संगीत रूपी झलक दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार फिर अंतिम पंक्तियों में ये भी कहा है कि उसे सिर्फ इस संसार के प्रति यही इच्छा रहती है कि ये संसार प्रेम और मस्ती में जिए, बड़ी बड़ी जो आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनकी तरफ अपना ध्यान न दे। तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं आज के 2 छोटे छोटे काव्यांश या पद्यांश हैं, उनकी व्याख्या। तो चलते हैं श्यामपट्ट की तरफ और देखते हैं आज के काव्यांशों की व्याख्या। पहला जो काव्यांश है उसकी पहली पंक्ति, मैं और फिर कोमा है और जग और कहाँ का नाता। मैं जहाँ जहाँ बच्चों बार बार आ रहा है, ये कवि ने स्वयं के लिए प्रयोग में लिया है या स्वयं के लिए प्रयुक्त किया है। तो यहाँ कवि क्या कहता है, मैं और, पहले इस कोमा वाले भाग से पहले समझे। कवि कहता है मैं और अन्य, यानी संसार के अन्य लोग या ये संसार। फिर जो बीच में और है इसका अर्थ तथा एवं, फिर लिखा है जग और, संसार और अन्य है। तो पहले और 3 बार आया है। पहले वाला जो बीच का जो और है वो तो जोड़ने का काम करता है एक तरीके से, तथा या एवं के अर्थ में है। तो कवि कहता है मैं अन्य तरीके से जीवन जीता हूँ और ये तथा एवं ये संसार अलग तरीके का है, कहाँ का नाता। इसीलिए आगे कहता है कि हमारे बीच में फिर कैसे संबंध हो सकता है। तो पूरी पंक्ति को अगर साथ में जोड़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, कवि कहता है मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि कवि भी संसार में रहता है और संसार के लोग भी संसार में रहते हैं, फिर उन दोनों के बीच में संबंध क्यों नहीं है? वो भी मानव है, अन्य जनता भी मानव है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा कवि का कहने का उद्देश्य क्या है। कवि ये कहता है कि मेरा और इस संसार के जीवन जीने का लक्ष्य अलग अलग है, या दोनों का उद्देश्य अलग है। अलग क्यों है? कवि चाहता है कि ये संसार प्रेम और मस्ती के साथ अपना जीवन जिए, और इसीलिए कवि है वो सत्य के मार्ग को खोजने के लिए आध्यात्मिक पथ की तरफ आगे बढ़ता है या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित है या उत्सुक है। जबकि दूसरी तरफ संसार है
वो क्या चाहता है आप सभी जानते हैं। इस संसार के लोगों की सबसे बड़ी इच्छा ये रहती है कि उसके पास सभी भौतिक सुख सुविधाएं हों और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। तो ये बच्चों अंतर हो गया। कवि है उस सत्य को ज्ञान पाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में है, और दूसरी तरफ जो संसार है वो भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए या उसका ज़्यादा से ज़्यादा आनंद उठाने की कोशिश करता है। इसीलिए कहते हैं, कहा गया है संसार और कवि के दोनों के जीवन में अंतर ये है, और इसीलिए कवि ने संसार के साथ अपना संबंध नहीं बताया, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। फिर आगे, मैं बना बना कितने जोग जग रोज मिटाता हूँ। बच्चों आपको पता है कि कवि के पास सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी काल्पनिक शक्ति। कल्पना के माध्यम से ही वो कविताओं की रचना करता है, कल्पना की दृष्टि से इस संसार को देखता है, कल्पना की दृष्टि से इस समाज को देखता है। और कवि इस कविता में विशेष रूप से हम बार बार देख रहे हैं कि कवि की यही इच्छा है कि ये संसार है उसमें हर किसी के बीच प्रेम का संबंध हो और उनका जीवन भी मस्ती भरा हो। इसीलिए कहा है मैं बना बना। संसार के बारे में कवि क्या कहता है कि मैं अपनी कल्पना के माध्यम से या कल्पना से कितने माने बहुत ज़्यादा अनेकों लोगों का निर्माण करता हूँ, और उन लोगों में कवि की ये अपेक्षा रहती है कि उसमें मस्ती भी हो और प्रेम भी हो। लेकिन जब कवि अपनी कल्पना के आधार पर अनेक लोगों का निर्माण करता है और जब उसे वह पुनः देखता है, पुनः उनकी तरफ दृष्टि डालता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने जो कल्पना से संसार का निर्माण किया, अनेक लोगों का निर्माण किया, वो अनुपयुक्त है, मेरी आशा के विपरीत है। इसलिए क्या करता है, वो इस प्रकार के संसार को मिटाता भी रहता है। पहले निर्माण करता है, कल्पना के अनुरूप नहीं होने के कारण अनुपयुक्त समझकर, और उनको मिटा भी देता है। इसके बाद तीसरी पंक्ति, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव कहते हैं धन संपत्ति या धन दौलत को। फिर वही बात आ रही है कि संसार और कवि की सोच में या उनके लक्ष्य में क्या अंतर है। तो कवि कहता जग, इस संसार के इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य यही रहता है कि वो अधिकतम धन दौलत अर्जित कर लें ताकि अपनी सुख सुविधाओं का अधिकतम प्रयोग कर सकें। लेकिन कवि क्या कहता है फिर अपने लिए, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। कौन सा? जो भौतिक सुविधाओं से युक्त है, जो धन संपत्ति का संग्रह करता है, उस संसार की तरफ कभी अपना ध्यान आकर्षण नहीं करना चाहता। और फिर क्या कहता है, मैं प्रतिपग हर कदम पर इस प्रकार के जो धन दौलत से युक्त है या जहाँ सुख सुविधाओं, भौतिक सुविधाओं का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, उसे एक तरीके से दरकिनार कर देता है, कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। और इसीलिए कहता है कि वो हर कदम पर इस प्रकार के जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, संसार हैं, उनको वो ठुकरा देता है। क्योंकि कवि है वह सत्य और प्रेम के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है। तो ये तो था बच्चों पहला जो काव्यांश है उसकी व्याख्या। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए, दोनों भागों में शिल्प सौंदर्य के 4 बिंदु सेम रहेंगे, वही रहेंगे। पहला शिल्प सौंदर्य में देखो, भाषा तत्संप्रदान खड़ी बोली, अब तक लगातार वही चल रही है भाषा। शैली आत्मकथात्मक, अपने मन की बात को कहना, अपने मन के विचारों को प्रकट करना, आत्मकथात्मक। छंद मुक्त है क्योंकि वर्णों की और मात्राओं की संख्या अनिश्चित है। इसके पास गीतात्मक है, ये एक ऐसी कविता है आत्म परिचय हरिवंश राय द्वारा लिखित, जिसे गीत के रूप में गाया भी जा सकता है। गीतात्मक जिसे संगीत या लय स्वर के साथ गाया जा सकता है। और इसमें देखो आप साफ देख रहे हैं, एक और अर्थ का अन्य है, विशेष है, जबकि दूसरे का तथा है, इसलिए यह हो गया यमक अलंकार। यदि एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों तो फिर वहाँ यमक अलंकार होता है।
बना बना देखते आप शायद पहचान गए होंगे, ये है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जग जिस जय वर्ण की आवर्ती है, इसलिए ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। ये तो था बच्चों पहला छंद या पहला काव्यांश। अब बढ़ते हैं दूसरे काव्यांश की तरफ, देखते हैं इसमें कवि ने अपनी भावनाओं को किस रूप में व्यक्त किया है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज माने स्वयं, रोदन माने तो रोना। कवि कहता है कि जब मैं अपने प्रियतम के विरह से, विरह में युग में, कवि कहता है जब मैं अपने प्रियतम के विरोह में रोता हूँ, या मेरी आँखों से जब आंसू टपकते हैं। आँखों से आंसू कब टपकेंगे बच्चों? जब किसी को लेकर मन में पीड़ा हो, व्यथा हो, विरह हो, वियोग हो। और वही बात है, कवि के अनुसार उसके रोने में या वो अपने प्रियतम के विरह में रोता है, उसके आँखों से आंसू निकलते हैं, तो उनमें क्या होता है? राग। उस आंसू में और उसमें क्या होता है? संगीत होता है, उसमें गीत होता है। और फिर इसी में क्या कहता है? उस विरह रूपी अग्नि में, या वो विरह रूपी अग्नि ही है, उसमें क्या प्रकट होता है? शीतल और मधुर वाणी। आग माने कौन सी आग? अग्नि। विरह रूपी अग्नि ही कवि के शीतल और मधुर वाणी के गीतों को अभिव्यक्त करता है या प्रकट करता है। तो इन दोनों पंक्तियों को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। निज रोदन, अगर कोई रोता है तो उसमें संगीत नहीं होता, ये विरोध हो गया, इसलिए इसमें विरोधाभास प्रकट हो रहा है, तो अलंकार इसमें विरोधाभास हो गया। आप शिल्प सौंदर्य में एक बिंदु बना सकते हैं। ठीक दूसरी पंक्ति में ऐसा है, शीतल वाणी में आग। शीतल माने होता है ठंडा, ठंडे में आग कैसे हो सकती है? इस पंक्ति में भी वही भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ भी विरोधाभास है। हालांकि एक लिखा है मैंने, दूसरा आप ध्यान रखें। फिर क्या कहता है? हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। संसार के लिए कहा है कि इस संसार के लोग, हो जिस पर भूपों माने राजाओं, ये संसार भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ और बड़े बड़े राजाओं के महलों को देखकर उनकी बड़ी आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो कवि कहता है जो संसार या इस संसार के लोग हैं, वो राजाओं के महलों को देखकर, उनकी सुख सुविधाओं को देखकर अपने आप को वारने को तैयार हो जाते हैं, अपने आप को उन पर त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कवि की भावना ऐसी नहीं है, कवि की सोच ऐसी नहीं। कवि क्या कहता है? मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि तो कहता है मुझे तो टूटा फूटा अगर छोटा सा भी मकान हो तो मैं तो उसमें रहकर भी बहुत संतुष्ट हूँ। फिर वही बात है कि सांसारिक लोगों के जीवन में और कवि की सोच में कितना अंतर है। कवि ये चाहता है कि ये जो सुख सुविधाएँ हैं, ये जो बड़े बड़े धन संग्रह की बातें हैं, सोच हैं, ये क्षणिक है। इस संसार से एक दिन एक मनुष्य को या हर मनुष्य को जाना होता है। तो इस प्रकार की अपेक्षाएं, इस प्रकार की आशाएं, इस प्रकार की इच्छाओं को एक तरीके से अभिव्यक्त करना, मन में रखना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। लेकिन कवि कहता है कि अगर जीना है तो आदमी को मस्ती और प्रेम के साथ जीवन होना चाहिए, भले ही उसे टूटे फूटे मकान में अपना जीवन व्यक्त करना हो। तो इस प्रकार देखिए, ये हमारा दूसरा छोटा सा काव्यांश था या पद्यांश, उसकी भी व्याख्या हमने पढ़ ली। दोनों काव्यांश छोटे छोटे हैं। इसमें भी देखिए ये जो 4 तक जो बिंदु हैं बच्चों वही रहेंगे। इसमें अलंकार एक अलग निकला है, शीतलवाणी में आग या निज रोदन में राग। इन दोनों में आप लिख देंगे कि इनमें विरोधाभास अलंकार है। तो आज हमने कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखे गए 2 छोटे छोटे काव्यांश जो कविता आत्म परिचय के हैं, उन दोनों की व्याख्या और उसके शिल्प सौंदर्य के बारे में पढ़ा और आप सभी ने रुचि और निष्ठा के साथ सुना। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।